विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान का जो फिजिक्स का पेपर है न्यू पैटर्न पे 2023 के हिसाब से उसको। और इसमें हम सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, यानी कि 10th में जो आपने पढ़ा था, जितना भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है वो आपको 11th क्लास में देखने को नहीं मिल रहा है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के सॉल्यूशन को और समझते हैं इसकी बारीकी से कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 40 नंबर का पेपर आएगा आपका, 1 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस निर्देश दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। निर्देश को आप देखना चाहो तो ये निर्देश हैं आपके सामने, यहाँ पर आप पूरे निर्देश को जो है पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव का विमीय सूत्र है, यानी कि आपसे पूछा क्या गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर जो होता है हमारा, पी जो हम लिखते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया। आपको सभी को पता है कि यहाँ पर जो होता है फोर्स मतलब बल, बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है हमारा। अब हमें पता है एक चीज़ और है कि जो हमारा फोर्स होता है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका, देखिए इसमें मास होता है, फोर्स में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मास वाला है, उसको आप डिस्प्लेस करते हो किसी लेंथ के लिए और किसी समय के लिए। तो यहाँ पर जो t-2, ठीक है, तो ml t-2 जो है फोर्स का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अपॉन में जो है आपसे क्या बोल रहा है, एरिया। तो एरिया क्या होती है, एरिया जो होती है लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई के हिसाब से निकाली जाती है। तो सब में क्या हो रहा है, आपका एल ही आ रहा है, यानी लंबाइयाँ ही आ रही है। ऊंचाई होगी तो भी लंबाई में होगी, चौड़ाई होगी तो भी लंबाई होगी, और चौड़ाई तो खुद लंबाई होती है, मतलब सारी चीज़ें लंबाई में होगी। तो यहाँ पर आ गया आपका एल, और वो भी कौन सा, स्क्वायर। ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा प्रेशर का जो फॉर्मूला, यानी कि दाब का जो फॉर्मूला बना, वो क्या बना, फोर्स अपॉन में एरिया, और जिसके डायमेंशन सूत्र हमने लिख दिए। अब एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो है एल स्क्वायर नीचे है और ऊपर केवल एक एल है। तो इस एल से और ये एल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बचा क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बचा क्या है, एम बचा, और t-2 बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है एल। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, अब देख लेते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, इसको ले जाते हैं एल को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम का एम तो है ही हमारे पास। ठीक है, t-2 तो ऑलरेडी था, ये एल को ऊपर ले जाऊंगा तो एल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर t-2 ऑलरेडी अवेलेबल है, देख रहे हो आप, t-2 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारा सूत्र बना जो एम l-1 t-2। तो यहाँ पर जो है आप फॉर्मूले में अगर देखते हैं हमने क्या निकाला, प्रेशर का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको देखने को मिलेगा तीसरा ऑप्शन सही, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, 1 मीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू क्या बताना है आपको, 1 मीटर तुल्य है। सबसे पहले चीज जो यहाँ पे बेसिक्स बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, ताकि आप समझ पाएंगे कि आपकी 11th की पढ़ाई 10th जैसी नहीं रही है। तो यहाँ पर जो हम जानते हैं 1 मीटर को, 1 मीटर इजकल्स टू क्या होता है, एक के आगे 10 शून्य लगा दीजिए, इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये होता है 1 मीटर में आर्मस्ट्रॉन्गों की संख्या। अगर मैं इसको फिर अगर मैं पावर के रूप में लिखना चाहूँ तो 10⁻10 लिख सकता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, इसको जो है मैं 10⁻10 लिख सकता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो यहाँ पर ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में जो है 1 मीटर की वैल्यू आई, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, तो टॉर्क का मात्रक आपको बताना है। तो टॉर्क का मात्रक आपको बताना है, तो टॉर्क का सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको अच्छी तरह से पता है फोर्स को जो हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और डिस्टेंस जो होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं मीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस हो गया मीटर में, तो न्यूटन मीटर जो है इसका आंसर हो गया। अगर हम इसमें टॉर्क को देखें तो यहाँ पर जो है न्यूटन मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षणीय
नियतांक का विमीय सूत्र है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो एफ होता है उसका मान आपको याद होना चाहिए। तो एफ इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, तो आपको सभी को याद होगा, एफ इक्वल्स टू लिखते हैं कैपिटल जी, फिर m1 m2 अपॉन में जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, जो आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला में हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इस रूप में लिखते हैं, लेकिन हमारे से पूछा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी का जो है यहाँ पे सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ से मैं अगर जी को निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं जी निकालूँ तो जी को छोड़ दूँ, जी को छोड़ूँ तो ये आर उधर चला जाएगा। ठीक है, और m1 और m2 क्या हो जाएंगे, उसके नीचे आ जाएंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 और m2। ये सही है। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। आपको पता है फोर्स का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, तो mlt-2। आपको याद होगा mlt-2 जो है आपका फोर्स हो गया। और आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर आपको अच्छी तरह से पता है, आर मतलब होता है दूरी, और दूरी जो होती है हमारी क्या होती है, एल, है ना। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आपका क्या है, मासेस हैं, मासेस जो हैं उसका क्या होगा, मासेस का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला m ही होता है, तो m इंटू एम। ठीक है, इसका m1 का एक m और m2 का एक m। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, क्या चीज़ समझ सकते हैं, कि एक m से एक m ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ बचा lt-2 L2 अपॉन m। ठीक है, अब इस m को ऊपर ले जाऊं तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा m। ठीक है, ये वाला m ऊपर ले गया तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर यहाँ पर है एक, और एक एल इधर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एल क्यूब हो गया। ठीक है, और t-2 ऑलरेडी है वहाँ पर, t-2। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बना। अब इसको हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये अवेलेबल है। m जो है -1, m-1 L3 और t-2 आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़े ध्यान से सावधानी से समझना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो आप अगर देखते हो, समझते हो और ध्यान देते हो तो आपका फेजर लॉ के अंदर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है फेजर लॉ के अंदर आता है, विद्युत धारा फेजर लॉ के अंदर आती है। और फेजर लॉ के अंदर आती है तो ये कौन सा क्वांटिटी सप्लाई करता है, ये कम क्वांटिटी सप्लाई करता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपका स्केलर है, तो स्केलर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। या अगर ये स्केलर है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो ऑप्शन कौन सा, चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको देखते हैं 6 नंबर को। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज। तो मैक्सिमम रेंज, रेंज आपका याद होगा कि इस तरह का आपका ग्राफ होता है। ठीक है, इसमें हम ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है फेंकते हैं, और उसका जो है मैक्सिमम रेंज जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको हम रेंज बोलते हैं। और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सारे बेसिक्स को लेते हुए चल रहे हैं। रेंज जो होता है, जिसको हम रेंज को डिनोट करते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या लिखते हैं हम, बाई क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला आर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है, मैक्सिमम रेंज की। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो थीटा हम 45 लेंगे, तो 45 गुणा में 2 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है। यानी कि अगर मैं इस साइन 2 थीटा का मान 1 कर दूं तो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल जो है रेंज हो जाएगी, अधिकतम परास हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, यू स्क्वायर अपॉन में जी। तो ये होगा मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जो हमारा बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, तो मेरा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7वां। अभी 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, यानी कि वेग और समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्र देता है। तो देखो वेग और समय
दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है हमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन देता है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, विस्थापन देता है, याद रखना है, विस्थापन देता है। जो वेलोसिटी टाइम कर्व है वो क्या देती है हमें, डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज, आप जी जो है दे रखा है इसने कि 10 ले लेना आप। ठीक है, एक गेंद को मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है तथा वह जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई इसमें से निकालनी है, जी हमको 40 मीटर पर सेकंड लेना है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ याद रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला क्या था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम जब लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो उसको लिखते हैं 2h/g अंडर रूट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पूछ क्या रहा है कि आपको हाइट बतानी है, यानी कि यहाँ से क्या निकालना है, आपको एच निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि एच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ना स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये अंडर रूट हट जाए। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा इस तरह से, टी स्क्वायर इजकल्स टू 2h/g। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया 2h/g। अब मेरे को क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच यहीं छोड़ दूंगा तो जी उधर चला जाएगा, तो मेरे पास एच का वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास में टी स्क्वायर, और जी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एच की हमें वैल्यू निकालनी है, सारी वैल्यूज हमें दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। टाइम दे रखा है हमारे को 4 सेकंड, और जी हमको दे रखा है 10, और यहाँ पे बटे में 2 है। तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप सीधा सीधा 4 का, टी की जगह क्या रख रहा हूँ 4, 4 का स्क्वायर कर दूंगा, और इंटू में जी कितना दे रखा है 10 दे रखा है, अपॉन में क्या होगा 2 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सीधा कर दूंगा, 4 चौक 16 हो गया, इंटू में 10 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा, तो 8 इंटू 10 कितना हो गया 80। तो 80 मीटर जो है इसका आंसर होने वाला था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में ये 80 मीटर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये हमारा 80 मीटर दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया 0.04 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम की वस्तु पर कार्यरत होती है, वस्तु का आपको त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक्सेलरेशन ए जो होता है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फोर्स बाई मास। ये सभी को पता है, फोर्स बटे में मास, यानी कि आपका बल बटे में द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर जो हमारे को क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको जो है फोर्स कितना दिया गया 0.04 न्यूटन। तो 0.04 न्यूटन फोर्स ले लिया, मास कितना है 1 kg। ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.04 जो है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन केजी पर मीटर। ठीक है, न्यूटन केजी पर मीटर, नीचे केजी है आपका, ऊपर न्यूटन है, तो न्यूटन केजी पर मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, यहाँ पर देखने में आपको कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको एक देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.04 न्यूटन केजी पर मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज। तो देखो दो चीज़ों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, तो आपको फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो वो होता है आपका जो है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। और जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनली साइन हटाऊँ तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट लग जाएगा एफ, यहाँ पे ये वाला जो प्रोपोर्शन वाला साइन हटाऊँ तो हम इसको इक्वल्स टू करेंगे, तो हमारे पास जो है म्यू जो है कांस्टेंट में एन के साथ में मल्टीप्लाई होता है, इसको बोलते हैं नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी नियतांक या कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू डायरेक्ट हो गया म्यू एन। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला हमारे को, कौन सा ऑप्शन अब आपको समझ में आ रहा है कि सही होना चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो किसके होता है, फोर्स जो है नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं इक्वल्स टू लगेगा, और इक्वल्स टू लगेगा तो यहाँ पे म्यू लग जाएगा, और म्यू जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करता है नॉर्मल से। तो जो है आपका ये एक कांस्टेंट हो गया जो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, दो पिंडों के बीच कार्यरत घर्षण बल जो है वो क्या होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन व्हेन वी आर रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू लगने के बाद में कांस्टेंट जो हमारा म्यू आ जाएगा, और साथ साथ में नॉर्मल। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन 11वें की बात करें, तो 11वां क्वेश्चन जो है आपसे क्या बोल रहा है, देखिए 11वें क्वेश्चन में
पूछ रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन इज, यानी वृत्ताकार पथ पर घूमती वस्तु पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। तो वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ होता है तो आपको अच्छी तरह से पता है हम क्या लिखते हैं, एम वी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाता है आपका आर। तो यहाँ पर जो है ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता है तो हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो आप देखेंगे वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमको देखने को मिल रहा है सही। तो 11वें का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे इन इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज, यानी कि रॉकेट की गति में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो है संरक्षित रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो वो बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेखीय संवेग जो है ये आपकी इसमें संरक्षित रहती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। 13 नंबर में बोला गया ए, यहाँ पे साइक्लिस्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया है 80 मीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और हिज एंगल ऑफ बैंड विद द वर्टिकल इज जी इक्वल्स टू, आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, हिज एंगल ऑफ बैंड विद द वर्टिकल इज, उसका एंगल ऑफ बैंड निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। एक साइकिल चालक 80 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। उसका ऊर्ध्वाधर के साथ झुकाव का कोण होगा यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेना है। तो आपको एक चीज हमें कोण निकालना है, तो हमें पता है कि टेन थीटा क्या लिखते हैं हम, तो टेन थीटा लिखते हैं हम वी स्क्वायर बाई में क्या लिखते हैं आर जी। ये पता है आपको, ये फॉर्मूला याद होगा। अब मेरे को जो जो फॉर्मूले में दे रखा है हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। हमको दे रखा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो v की जगह हमने रखा है 10 का स्क्वायर अपॉन में v आपका जो है r कितना दिया है, तो r देखोगे आपको तो डिस्टेंस जो है साइकिल चालक की जो 80 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, तो 80 मीटर त्रिज्या है, तो यानी कि डिस्टेंस आपको कितना दे दी, त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दी है 80, तो 80 रख दीजिए यहाँ पर। इनटू में जी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10 लेना है, तो जी ले लीजिए 10। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ से हम काट पीट कर लेते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पर ऊपर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो 2 जीरो यानी स्क्वायर जो है एक जीरो इससे कट जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या 1/8, 1/8 बचा मेरे पास, ठीक है। तो 1/8 को जब मैं टेन थीटा का मान आया 1/8, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर होगा। तो इस आंसर को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आप देख रहे हो बिल्कुल सही मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, A body of mass m collides against a wall with velocity v and रिबाउंड्स विद, अब रिबाउंड्स मतलब वापस आती है विद द सेम स्पीड, जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से आ रही है। इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, तो इसके मोमेंटम में जो चेंज है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल पी आपको निकालना है, ठीक है। तो डेल पी क्या होगा कि जो आपका एम वी यानी कि आपका जो है मास इंटू वेलोसिटी जो है एम वी, ठीक है, एम वी गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा क्या होता है माइनस, ठीक है, हम माइनस करते हैं एम वी को, एम भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो कि यहाँ पर जो बॉडी ऑफ मास कोलाइड्स अगेंस्ट द वॉल विद द वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स, रीबाउंड्स का मतलब कि जो यहाँ से जा रही थी तो एम भी थी, लेकिन आते समय वो नेगेटिव एम भी हो गई है ना, नेगेटिव एम भी हो गई, क्योंकि वो जो है सेम क्या है स्पीड से आ रही है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी सेम है, तो ये उसी डायरेक्शन में नेगेटिव आ रही है। पहले गई थी पॉजिटिव थी और आ रही थी तो नेगेटिव थी, फॉर्मूला हमें पता है, बस यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाना है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा एम वी माइनस माइनस प्लस एम वी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एम टू एम वी। अब इसका आंसर आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो मुझे देख रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वर्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना है। तो वर्क जो है आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ये क्रॉस प्रोडक्ट तो होता नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता तो दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे गलत हो गए हमारे। अब हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल सही दिखा रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज एफ डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है, ये बॉडी इज यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंड टू मूव इन वाई डायरेक्शन, कहाँ पे मूव कर रही है वाई डायरेक्शन में। इट इज
एक्टेड अपॉन ए फोर्स ऑफ, फोर्स यहाँ पे दे रखा है इसमें सब कुछ, ठीक है, न्यूटन में। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस इज, तो वाई एक्सिस पे आपको क्या निकालना है, उसका जो है टिका आपका वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन हम लिखते हैं W इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको याद होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पर क्या कौन सा आपका वाई डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में ना, तो वाई डायरेक्शन में कितना है 15J है ना, तो 15 आपका फोर्स हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स, तो यहाँ पे 10 इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 जूल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से आपका 16वां प्रश्न हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपका अगला प्रश्न है। और ध्यान रखना है सारे प्रश्न जो है आपको करवा रहा हूं, तो इस तरह से आपको अच्छे तरीके से इसको करना है, सीखना है, क्योंकि एमसीक्यू आपको हिलाने में भी दिक्कत हो जाएगी। पेपर जो है आपका इसी तरह का बिल्कुल डिजाइन होगा और चेंजेस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को इंटर रिलेट किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने देख लिया, एक वस्तु वाई दिशा में गतिशील होने को विवश है, उस पर जो है एक बल कार्यरत है, और बल का जो यहाँ पे आपको दे रखा है पूरा का पूरा वैल्यू, और बल की दिशा जो है आपको वाई में है, और उसकी दूरी जो है आपको 10 मीटर दे रखी है। तो आपको अभी भी मैंने बताया फोर्स इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे जो भी दे रखा है वो 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फोर्स हमको दे रखा है यहाँ पे, देखिए आपको y निकालना है, तो आई जे आपका y का मान दे देगा, तो यहाँ पे 15 इंटू में 10 इक्वल्स टू 150 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 और m2, दो बॉडीज हैं, मास कितनी दे रखी है m1 और m2, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, और दोनों की एनर्जीज कैसी है, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, बराबर हैं। द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, तो वो होती है हमारी पी स्क्वायर बाई में 2m, ये होती है हमारी, ठीक है। और पी स्क्वायर बाई में 2m होती है, आपको पता चल गया ये चीज़। तो और इसको अगर मैं यहाँ से पी क्यू, क्योंकि हमारे से क्या बोल रहा है, ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालूं, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पी इक्वल्स टू अगर मैं निकालता हूँ, तो पी जो है हमारा क्या हो जाएगा 2m के अंडर रूट में आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये पी स्क्वायर है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, के ले लिया केवल, ठीक है। तो के इंटू में 2m हो जाएगा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 2m के हो गया, समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉडी m1 और m2 है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि P1 जो मैं निकालूंगा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ P1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m1 के, ठीक है, और इसी तरह से P2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो के दो है, दोनों के लिए सेम रहेगा। और दूसरा जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2 अंडर रूट m2 के, ठीक है भाई, P1 और P2 क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका केवल मास पे डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब यहाँ पर सीधा सीधा बोला कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसको रेशियो का निकालने का मतलब, द रेशियो निकालना है, तो रेशियो का मतलब P1 अपॉन में P2 कर दूं, तो P1 अपॉन में P2 कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब P1 अपॉन में P2 क्या निकलेगा, तो अंडर रूट 2m1 के अपॉन में अंडर रूट टू m2 के। अब देखो के तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, m2 और m1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को मिल रहा है m1 अपॉन में m2, यानी कि रेशियो क्या मिला मेरे को, m1 रेशियो m2। तो ये मेरे को सॉल्यूशन में मिला। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा अंडर रूट नहीं हटेगा ना, अंडर रूट तो ध्यान रखना है कि अंडर रूट में था ही ये, तो अंडर रूट इसका भी है और अंडर रूट इसका भी है, तो अंडर रूट m1 अनुपात अंडर रूट m2, तो हमारे को थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हिंदी में वही चीज़ लिखी है, m1 और m2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा क्या दे दी है उसने, समान दे दी है, तो मैंने यहाँ पे के को चेंज नहीं किया, लेकिन वहाँ पे रैखिक संवेग जो है अनुपात निकालना है, तो m1 और m2 मासेज अलग है, तो दोनों के लिए लीनियर मोमेंटम भी P1 और P2 अलग हो जाएगा। हमने केवल डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में एक बार P1 रखा है, एक बार में P2 रखा है, तो P1 और P2 करेंगे, तो P1 अगर रखूंगा तो m1 रहेगा, P2 करूंगा तो m2 रहेगा, बस इतना ही फर्क है, बस यहाँ से हमारा अनुपात निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग
व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, ठीक है। इफ इट इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज। अब आपको देखो ध्यान रखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक स्प्रिंग को जब 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो उसकी संरक्षित ऊर्जा U है, ठीक है। और अगर उसे 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो संरक्षित ऊर्जा कितनी होगी। तो चलो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का वैल्यू पता होना चाहिए। तो वो होता है हमारे पास में 1/2 जो है के एक्स स्क्वायर। ये तो पता है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग की होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो जो है आपका, जब देखो 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो आपका यू है, ठीक है। तो उसकी संचित ऊर्जा कितनी है, यू है। अगर उसे 8 सेंटीमीटर यानी कि 2 का कितना गुना खींच रहे हैं हम, 4 गुना खींच रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 4 गुना खींच रहे हैं तो हम वो 8 हो जा रहा है। तो यानी कि मैं यहाँ पे बोलूँगा 1/2 और मैं के की वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पर। तो देखो के की वैल्यू तो आपका वही रह जाएगा क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी है। और आपका जो है एक्स कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये 4x जा रहा है, कि 4 गुना हो रहा है ना। 4 देखो 2 है, 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है तो u दे रहा है। अगर उसे 8 सेंटीमीटर यानी 2 से कितना गुना ज़्यादा कर रहे हैं हम, 4 गुना कर रहे हैं तब जाके 8 बन रहा है ना, 2 गुना 4। तो 4 यानी x की वैल्यू इसने 4 दे दी है, तो यानी कि x की जगह हमें क्या रखना है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको कितना मिल रहा है, u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 16x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब है 16x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो है u के वैल्यू हमारे को 16x मिल रही है। यानी कि x स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख दूंगा, 16u लिख दूंगा, सीधा सीधा बात है। x को किससे चेंज, यहाँ पे के u भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 16u जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर इसमें पुट अप होगा सही। तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है ए बॉक्स इज पुश थ्रू 4 मीटर ऑन ए फ्लोर ऑफरिंग ए रेजिस्टेंस। अब एक फ्लोर जो है ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि क्या कर रहा है, फर्श जो है प्रतिरोध कर रहा है, ठीक है, प्रतिरोध दे रहा है। और यहाँ पे जो है बॉक्स इज पुश थ्रू 4 मीटर, और कितने बक्से को कितनी दूरी तक पुश किया जा रहा है, 4 मीटर की दूरी तक धकेला जा रहा है, ठीक है। और उसका जो है कितना है उस पर आपका फोर्स तो लगाया जा रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन दे रखा है। अब हमारे को क्या निकालना है, द वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स। तो वर्क डन जो है हमारे को प्रतिरोध बल का जो है संपर्क कार्य क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्क डन मैंने आपको बताया था, वर्क डन बार बार मैं बता रहा हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से लिखने का मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स मेरे को दिया है 100 न्यूटन, ये तो हमारे को समझ में आ गया। इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे को दे रहा है, डिस्टेंस कितना दे रहा है 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर, अब 4 मीटर तक धकेला जाता है। प्रतिरोध बल का, जो प्रतिरोध बल की बात कर रहा है, देखो आप जो है ये वस्तु है, ठीक है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ये आपने 100 न्यूटन का लगाया, और इस तरफ आप ढकेल रहे हो कितने, 4 मीटर की तरफ। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है, यानी कि घर्षण बल काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, कितनी दूरी के लिए, जितना 4 मीटर आप उधर धकेलोगे तो 4 मीटर के लिए ही ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि -4 आ गया, ठीक है। अभी समझ में आ गया, -4, क्योंकि कौन सा प्रतिरोध बल की बात कर रहा है, इस बल की बात नहीं कर रहा है, इस फोर्स की, ये फोर्स लगा है इसकी बात नहीं कर रहा है, अपोजिट जो फोर्स लग रहा है उसकी पूछ रहा है। तो अपोजिट में तो नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है ना, आप जिधर जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि आप जिधर धक्का दोगे तो वो उतना ना फिसल करके जितना आप चाहते हो उससे कम जाए, तो जो एक अपोजिट फोर्स लगता है उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आप जब चलते हो सड़कों पे या पैदल कभी भी, तो आप बिना फ्रिक्शनल फोर्स के चल ही नहीं सकते। अगर आपके पैरों और जमीन के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल ही नहीं सकते। क्या हो जाओगे, आप स्लिप हो जाओगे। जैसे आप कभी कभी पानी के ऊपर जब पैर रख के चलते हो, तो जैसे ही आप चलते हो तो देखते हो कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जीरो होने लगता है, या ना कि ना के बराबर होने लगता है। तो क्या हो जाता है, आप रिपट जाते हो, फिसल जाते हो और गिर जाते हो। तेल के ऊपर भी ये सेम होता है। तो आप समझ गए कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप चलते हो। ये चीज़ तो आपको फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा फोर्स लिख दिया हमने, डिस्टेंस लिख दिया। अब हमने डिस्टेंस बस हमें पता करना था कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -400 जूल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा सही दिखाई दे रहा है आपको। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर -400 जूल कहाँ पे आ रहा है, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला देखिए।
यहाँ पे अगर क्वेश्चन समझ रहे हो तो फिजिक्स आपके लिए कारगर है। अगर आपको बेसिक्स पता हैं ये सारे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझ करके ही करना है आपको। यहाँ पे पूछा गया घूर्णन गति में बल का अनुरूप है, यानी यहाँ पे एनालॉग ऑफ फोर्स इन ए रोटेटिंग या रोटेशनल मोशन इज। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। जब रोटेशनल मोशन होती है तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। यहाँ पर जो है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m और रेडियस r अबाउट द डायमीटर। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है कि इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है सही? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, किसका होता है ये? जो है त्रिज्या व्यास के गिर्द, जो आप व्यास के गिर्द जो है जड़त्व आघूर्ण निकालते हो वो होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो। जब जो है किसी निकाय पर कोई कार्यरत टॉर्क है वो उसका मान शून्य हो तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी? तो यहाँ पर देखो, जब आपकी सीधी सीधी बोल रहा है कि जब आपका टॉर्क जो है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो कौन सी राशि नियत रहेगी? तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर कोई भी मेरे को ऑप्शन सुटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका अगर नियत होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए कौन सी, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे तो एंगुलर मोमेंटम का नामो निशान नहीं है, तो मैं कहूँगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो द चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। अब जी जो है ये सेंटर है, अर्थ के सेंटर पूछ रहा है। देखो सभी जगह पे तो जो बल है, डिस्टेंस है, वो सब कुछ क्या है, बराबर है, यानी कि बल क्या होगा यहाँ पे, शून्य होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में क्या पूछा गया? द स्कीप बॉल वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज। अब यहाँ पे आपको सीधा जब पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान जो है आपको बताना है, तो सर आपका जो पलायन वेग का मान जो है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो पलायन वेग जो अर्थ का वेलोसिटी जो हम वी निकालेंगे, वी क्या होता है, वी होता है अंडर रूट में 2GRE, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2GR होता है, तो 2GR यहाँ पे क्या दिया, RE ले रखा है, तो अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो RE सॉरी 2 लिख दिया RE। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 2GRE। तो सेकंड ऑप्शन जो आपको करेक्ट लग रहा है तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर पे। तो यहाँ पे कैप्लर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज। कैप्लर्स का थर्ड लॉ यानी कैप्लर का तीसरा नियम खालिस्तान के नियम से भी जाना जाता है। तो कैप्लर के थर्ड नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स, यानी अवधि का नियम। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास एम इज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी एम द्रव्यमान की वस्तु से आर दूरी पर गुरुत्वीय विभव का मान जो है आपको निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम आर ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो हमारे को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो हम लिखते हैं वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, आपको अच्छी तरह से होगा कि याद कि उसका फॉर्मूला होता है G m/, में आर, वो भी कौन सा, जब आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, एम द्रव्यमान की वस्तु आर दूरी पर गुरुत्वाकर्षणीय विभव के मान की बात कर रहा है, तो ये नेगेटिव में आ जाता है। तो -Gm/, में आर, -Gm/, में आर। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आंसर है। कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट आपको याद रहने चाहिए, मुंजबानी आपके बिल्कुल जहन में बसे होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज। देखो यहाँ पे बोल रहा है प्रत्यास्थ सीमा के भीतर प्रतिबल तथा विकृति में संबंध जो है वो क्या होता है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो विकृति के। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, जो कि आपने हुक्स लॉ अगर पढ़ा है तो हुक्स लॉ से ये संबंधित नियम है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। A force of 16 Newton is applied on the tip of a nail of क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। द प्रेशर ऑन द टिप ऑफ नेल इज।
तो प्रेशर बताना है आपको, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले कील की नोक पर 60 न्यूटन का बल जो है आरोपित किया जाता है। तो कील के नोक पर जो है दाब यानी कि प्रेशर आपको बताना है। तो प्रेशर जब आप कील की दाब पे निकालोगे तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी है। फोर्स कितना है तो यहाँ पर देखा है 60, तो फोर्स हमने लिख दिया 60 बाई में हमको जो है कितना क्षेत्रफल दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना कि ये न्यूटन और ये सेंटीमीटर, ध्यान रखना न्यूटन और सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में होना चाहिए, तो ये क्या है न्यूटन में, तो ये क्या होना चाहिए मीटर में। अभी यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको सही करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसके नीचे लिखते हैं एरिया, जो कि हमें दे रखा है 0.001 इंटू क्या कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप सभी को पता है, -4 से, है ना, -4 से। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं 60, ठीक है, अपॉन में 60 अपॉन में देखो -4 तो है ही, साथ में 1 2 3 ये भी जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर -7 हो गई, तो 10 की पावर -7 लिख दी। अब 10 की पावर -7 लिख दी तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 60 इंटू में 10 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जीरो इसका ले लूँ तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगी, तो 6 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, ठीक है। तो ये पास्कल में हो गया, तो यहाँ पर जो है पास्कल हो गया, तो ये कितना कौन से ऑप्शन में सूट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए 6 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। तो ये हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला आंसर है ये करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको। तो फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं होता, बस आपको फॉर्मूले सही तरीके से याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसका जो फिजिक्स का ना आप बाल भी नहीं उखाड़ सकते। फिजिक्स बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये फिनोमिना पे और सूत्रों पे बेस्ड है, ठीक है। अगर हम 29 क्वेश्चन की बात करें, द मोलिकुलर सॉरी द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है ऑफ एन आइडियल गैस इज, आइडियल गैस है, ठीक है, 7/2 R। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज। अब आपको देखो सबसे पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। नियत दाब पर एक आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है 7/2 R है। नियत दाब पर जो है आपको बताना है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता का अनुपात जो है आपको बताना है। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो है एक फॉर्मूला होता है CP माइनस CV वाला। अगर आपको याद होगा तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। ये चीज़ आपको याद होगी। पहली बात तो आपको ये याद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया क्या गया है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, यानी कि हमको क्या दिया गया है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, यानी कि CP मुझे दे रखा है। CP कितना दे रखा है 7/2 R। समझ में आ रहा है इतना। अच्छा, CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो मैं यहाँ से अगर CV निकालना चाहूँ, CV निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CP माइनस R कर सकता हूँ, ठीक है। ये CP इधर ले जाऊँगा, क्लियर हुआ। और ये माइनस का है तो इस माइनस को हटाने के लिए उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, चिन्ह चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया CV इक्वल्स टू CP माइनस R। समझ में आ गया यहाँ पर। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, सबने मैथ्स पढ़ी है, इक्वेशन को इधर उधर ले जाते हैं तो क्या होता है। तो CV इक्वल्स टू CP माइनस R हो गया। अब मुझे CV की वैल्यू निकालनी है, तो CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CP की वैल्यू है मेरे पास 7/2 R, माइनस में क्या है फॉर्मूले में R, ठीक है। मैंने यहाँ पे CP की वैल्यू जो है ये रख दी है। अच्छा, अब CP की वैल्यू में से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2R हो जाएगा। तो ये 5R में से 2, 7R में से 2R गया 5R, 5R बटे में 2R जो है बचेगा। आप एलसीएम लेके देख लो, 5/2R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5R/2 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है रेशियो कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, ठीक है ना। तो हमें प्रेशर अपॉन में वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, वॉल्यूम आ गया है, प्रेशर हमारे को दे रखा है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमारा जो है गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा हम लिखते हैं CP अपॉन में CV। आपको सभी को याद होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में CP की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी है, CP 7/2R अपॉन में CV अभी अभी निकाला 5/2R, ठीक है। अब ये R से R तो कट गया भैया, 2 से 2 भी कट गया, तो अब बचा क्या 7/5। तो हमारे पास 7/5 जो है इसका आंसर आना चाहिए। तो 7/5 जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज।
तो देखो इसका आपको जानते हो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू, जो हम लिखते हैं वो क्या होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32। ठीक है, अब कर लीजिए 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड कितना रखा है 40 इंटू सॉरी प्लस 32। तो इसको कर दूंगा 5 5 8 40, तो 8 9 72, तो ये हो गया 72 प्लस में 32। इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 7 3 10, तो 104 जो है फ़ारेनहाइट आ गया। यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन जो है आपको सही मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आपको देख लिया, मैंने फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल्स टू होता है 9/5 इंटू में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32। ठीक है, ये याद रखोगे। और चाहे तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद कर लो, आपकी मर्जी है। F माइनस में 32 डिग्री बाय 9 इक्वल्स टू C/5 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5। अब यहाँ पे सी का मान रख लो तो एफ निकल जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें, दोनों ही सेम है, बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। यहाँ पे क्या है, ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गैस जो है वो आइसोथर्मली कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना, कंप्रेस किया जा रहा है हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, आधे वॉल्यूम के बराबर। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। तो किस फैक्टर तक जो है प्रेशर जो इंक्रीज होगा, गामा की वैल्यू 1.4 इसने बोल रखी है कि हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले माना कि हम जो है एक देखो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन की बात कर रहा है, ध्यान से देखोगे तो बाय व्हाट फैक्टर डज प्रेशर जो है ऑफ द गैस इंक्रीजेस। ठीक है, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम और प्रेशर की बातें हो रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो अगर यहाँ पर क्या चीज़, एक और चीज़ आपको पता है, ये आइसोथर्मली प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मेरा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि पीवी जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, ठीक है, क्लियर हुआ। आपको जो बोल रहा है आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इस वॉल्यूम, यानी कि पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर पीवी कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि P1V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2V2। ये समझ में आ गया, कांस्टेंट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से रेशो निकालूं तो P1/P2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2/V1। यहाँ तक यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे गौर करूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आइसोथर्मली एक गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि जो है समतापीय अवस्था में दबाया जाता है ताकि उसका आयतन जो है आधा हो जाए। यानी कि ये बोल रहा है कि हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है वो हाफ हो जा रहा है। यानी कि मैं कहूँ कि V2 जो है वो बोल रहा है 1/2 ऑफ V1, यही बोल रहा है। तो V2 का मान हमारे को मिल गया 1/2 V1। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर V2 की जगह V1 का वैल्यू रख दूँ, तो यहाँ पे मैं V2 की वैल्यू रख रहा हूँ 1/2 V1 अपॉन में V1 से V1 कैंसिल आउट, तो मुझे बचा क्या, P1/P2 मेरे पास बचा क्या, 1/2। क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, चाहे तो आप कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो इसको हाफ को क्या लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो। तो P1/P2 का रेशियो जो हमने निकाला वो कितना आ रहा है, तो 0.5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर कितना होगा, 0.5 जो है इसका आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 नंबर, 32 नंबर में एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज केबी। केबी आपको दे रखा है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट इज जो है, अच्छा यहाँ पे दे रखा है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर तो अच्छी बात है। प्रत्येक अणु के लिए प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के साथ संयोजित ऊर्जा का मान जो है आपको क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे कि यहाँ पर देखो, प्रत्येक अणु के लिए प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि, अगर ये यहाँ पे कोई चैम्बर है, इसमें गैस के अणु इस तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता की कोटि जो है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे को जो है मान लेते हैं कि वो है एफ। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये मान लिया हमने एफ है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे समझ में लेना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो वो एफ है। अब
जो है इसमें क्या बोल रहा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच बताना है आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने मान लिया कि पूरे जो ये बॉक्स है इसमें जो गैस है किसी पात्र में, वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो है हमने मान लिया। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि, यहाँ पे लिखा होगा स्वतंत्रता की कोटि जो है एफ मान लिया हमने। अब आगे हमारे को पता है कि जो आंतरिक काइनेटिक एनर्जी होती है, आंतरिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 एफ के बी टी। ठीक है, यहाँ पर एफ क्या है, तो स्वतंत्रता की कोटि है एफ। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये आंतरिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स की क्या है 1/2 एफ। के बी क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट जो दे रखा है, और टी क्या है, टेम्परेचर, जिस जो भी टेम्परेचर हम देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ पे हमें को कुछ नहीं करना है, कितने की निकालनी है। हम जब मान रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पूरे की एफ है, तो हमें एक की निकालनी है। क्या, हाँ, ईच की बात कर रहा है तो ईच की निकालना है, तो यहाँ पे मैं एफ से डिवाइड कर दूंगा सीधा सीधा, एफ से एफ कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 के बी टी, यही बचेगा। 1/2 के बी टी बचेगा, यही बचेगा। एफ से एफ कैंसिल आउट, क्या बचा, 1/2 के बी टी। के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो आंतरिक काइनेटिक एनर्जी जो है प्रत्येक अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि एफ के साथ संयोजित ऊर्जा का मान जो है, हमने काइनेटिक एनर्जी का मान जो है निकाला 1/2 के बी टी। तो 1/2 के बी टी, सेकेंड ऑप्शन जो देख रहे हैं आप बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, 1/2 के बी टी। ठीक है, 1/2 के बी टी जो है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम, अब टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहे हैं 120 केल्विन से 480 केल्विन। द आर एम एस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम, आर एम एस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर एक आदर्श गैस का तापक्रम जो है 120 केल्विन से उसको 480 तक बढ़ा दिया जाता है। गैस का मूल माध्य वर्ग वेग जो है आपको निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो याद होगी कि जो वर्ग वेग हम निकालते हैं, वर्ग वेग जो हम निकालते हैं वो कैसे होती है, क्या होती है। तो सबसे पहले आपको आरएमएस वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है। तो आरएमएस वर्ग वेग जो होता है उसका हमारा क्या होता है, तो आरएमएस वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा v1/v2 इक्वल्स टू अंडर रूट में t1/t2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया आरएमएस वेलोसिटी का, जिसको हम लिखते हैं v1/v2। इसका जो मान होता है वो होता है अंडर रूट में t1/t2। अब मुझे क्या करना है, मेरे को t1 और t2 दोनों दे रखा है, तो t1 और t2 देख लेते हैं, उसको लिख देते हैं। तो t1 हमारे को दे रखा है 120 और t2 दे रखा है 480 अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखूंगा 12 चौक 48, 1/4 आ गया, 1/4 जो है इसका रूट में आ गया। आप काट सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48, तो 1/4 जो है अंडर रूट में आ गया v1/v2। अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, v1/v2 इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो है v2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 2v1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हो ध्यान से, जो है आरएमएस की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, तो यहाँ पर जो है हमको देखने को मिल रहा है कि भैया ये तो दुगनी की तरफ अग्रसित हो रही है, यानी कि v2 का मान क्या आया 2v1। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सही, तो ऑप्शन नंबर जो है आप डबल देखिए कहाँ पर हो रहा है, सेकंड ऑप्शन डबल हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन, क्योंकि v2 का मान कितना आ रहा है 2v1, यानी कि आपकी v1 जो है, सॉरी v2 जो है वो v1 की डबल हो रही है, यानी कि दुगना हो रही है। तो हमारा ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करें। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ पुट करिए, आंसर आपके सामने है, आप देख रहे हैं फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, आइडियल गैस, इज 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, द वैल्यू ऑफ CP आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको सीधा सीधा यहाँ पे U काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो है 3/2 RT, ये दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अच्छा, यहाँ से मैं, ये आपका जो है CV अगर आपको बस यहाँ पे देखो एक ही चीज़ थी, CV निकालना। और CV का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा तो वो होता है dV/dt। ठीक है, dV/dt। अब dt होता है, dV/dt हो गया,
तो यहाँ पे dv/dt कर दीजिए इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t के सापेक्ष में t तो का मान 1 हो जाएगा, तो 3/2 r ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 3/2 r। cv का मान मेरे पास क्या आ गई 3/2 r। ये समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या होता है आर। ये फॉर्मूला हमने बार बार बताया आपको। यहाँ से मैं सी वी की वैल्यू अगर पुट कर दूँ जो कि मैंने निकाल रखी है, तो मैं यहाँ पे सी वी की, तो सी पी माइनस सी वी कितना है 3/2 आर इक्वल्स टू क्या है आर। ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सी पी केवल निकाल लूँ, सी पी छोड़ दूँ, यहाँ पे सी पी छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आर जो है ये तो रहेगा ही, प्लस में क्या हो जाएगा 3/2 आर। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, तो ये 3 और 2 5, 5 आर, 5/2 आर आ जाएगा। इसको हम काट दें तो ये आ जाएगा 2.5 आर। तो आप देखते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 4th ऑप्शन जो है हमारे को करेक्ट दिखाई दे रहा है इसमें। तो यही हमें निकालना था, सीपी आराम से निकाल दिया हमने। क्या बोला था इसने, सीपी निकालना है, देखो सीपी निकाल दिया। तो इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मूले के बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ओ भी दिया है और आपको एच भी दिया है। गैस आर एट सेम टेम्परेचर, अच्छा दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर की बात, और प्रेशर भी सेम है भाई, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन के लिए सेम है। द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर 16 टाइम मोर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, द रेशियो ऑफ देयर आरएमएस स्पीड इज। यहाँ पे दिया ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस समान तापक्रम और दाब पर हैं। ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन अणु की अपेक्षा 16 गुना है, हाइड्रोजन से 16 गुना है। इसके मूल मध्य वर्ग चाल का अनुपात जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमें वी आर एम एस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, वी आर एम एस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3RT अंडर रूट में एम। ठीक है, तो ये होता है हमारा वी आर एम एस का फॉर्मूला। और जब इसमें बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या है, भैया प्रभु टेम्परेचर क्या है, सेम है। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर सेम है तो इस टी की वैल्यू हटा देता हूँ मैं, टी कोई मतलब नहीं है। एट अकॉर्डिंग टू एट सेम टेम्परेचर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में जो है, देखो सेम टेम्परेचर है ना तो इसीलिए टी हटा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3R/में m हो गया। ठीक है, सेम टेम्परेचर में टी की वैल्यू हमारे को लेनी नहीं है जब दोनों तरफ सेम टेम्परेचर है तो। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे को एक चीज़ याद होगी कि जो हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन और गैस में, अच्छा द्रव्यमान अणु की अपेक्षा इतना है, मूल मध्य वर्ग चाल अनुपात। आपको जो है यहाँ पर जो है आरएमएस स्पीड जो है निकालनी है। और मेरे को एक फॉर्मूला और याद है अच्छी तरह से, अगर आपको याद है तो वी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन वी अपॉन वी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखा करना क्या है, अब देखो यहाँ पे बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो ठीक है, आपको निकालना क्या है, अच्छा मास ऑफ हाइड्रोजन जो है हमें हाइड्रोजन से 16 गुना, हाइड्रोजन का मास है 1, इससे 16 गुना क्या लिया है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में अंडर रूट में, इनकी जगह वैल्यू रखी, ये आ गया 1 करूँगा तो 1/4। तो मुझे वी ऑक्सीजन बाई बी हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1/4 मिला। क्या मिला, वी ऑक्सीजन बाई वी हाइड्रोजन जो है वो अनुपात पूछ रहा है ना, इनके मूल मध्य अनुपात का चाल अनुपात, वेग का अनुपात निकालना है, तो 1/4 मिला। अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए कि कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट मिल रहा है मुझे 1/4। तो मेरा आंसर आ गया 1/4। याद आ गया, बस इतना ही फॉर्मूला वी आर एम एस हमारे पास था। टी कांस्टेंट है दोनों में, टी मतलब सेम है, तो टेम्परेचर की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, टी हटा कर बाहर फेंक दूंगा। और उसके बाद में सीधा सीधा, अगर आप चाहें तो टी रख लो यार, टी रखने में भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, टी ऊपर नीचे करोगे तो फिर कट जाएगा। ठीक है, वी आर एम एस इसका निकाल लो, वी आर एम एस इसका निकाल लो, अपन में तो 3R करोगे तो ये कट जाएगा। तो इस इतना लंबा चौड़ा क्यों जाना जब हमें पता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला टेम्परेचर में सेम है। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या एवोगाड्रो संख्या संख्या अणुओं की संख्या जो है वो 1 मोल गैस में होती है। देखो यहाँ पे लीटर है, लीटर का कोई मतलब नहीं है, ग्राम का कोई मतलब नहीं है, केजी का मतलब नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या, मोल इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट जो है 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज, अब देखो पेंडुलम तो आप जानते हो, ये रहा पेंडुलम भैया, ठीक है, इस तरह का घड़ी में पेंडुलम होता है लटका हुआ, देख रखा है आपने। अच्छा, ये इस तरह से दोलन करता है, यानी कि इस तरह से ये चलता है, इसकी आवृत्ति जो है इस तरह से होती है। तो एक बार जो है इधर जाता है, ठीक है, यहाँ तक जो है मैक्सिमम जाता है, और फिर इधर आके फिर जीरो पे आता है, और फिर ये मैक्सिमम जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से ये इधर जाने में, और फिर यहाँ से इसी पॉइंट से इधर जाने में, ठीक है, दो डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यह क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या हो गया कि इसको इसको सीधा सीधा इसका टाइम पीरियड जो है, समय अंतराल हम बात करें, तो इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो जाने में लगा इसको 1 सेकंड, ठीक है, आने में लगा इसको इसको 1 सेकंड, ठीक है भैया, यहाँ से गया इधर तो इसको 1 सेकंड लगा। अब यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आएगा तो कितना लगा, फिर से 1 सेकंड, तो आने जाने में कितना लग रहा है इसको, 1 सेकंड। अगर मैं पूरे की बात करूँ तो यहाँ से देखो, ये पेंडुलम था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जा करके ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड लगा, और यहाँ से वापस गया तो 1 सेकंड लगा। तो इस तरह से आने जाने में क्या समय सेम ही लग रहा है। अच्छा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/में टी। क्लियर हुआ, 1/t होता है, ये आपने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा है, F=1/t। तो 1/, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मेरे पास कितना है 1 + 1, आने और जाने में टोटल टाइम कितना हो गया 2, 1/2। तो मैं इसको अब डिवाइड करूंगा तो 0.5 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आई 0.5 हर्ट्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपको दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है आपका क्वेश्चन, ए प्रोग्रेसिव वेव इज प्रेजेंटेड बाई वाई। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव है, अब देखो यहाँ से समझ लो इसको, यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव वेव है, y का मान दे रखा 5 साइन 100πt - 2πx, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी बताएंगे। एक प्रगतिशील तरंग जो है उसका y का इक्वेशन दे रखी है, y = 5 साइन ब्रेकेट अंडर 100πt - 2πx द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां x एवं y मीटर में है तथा t जो है सेकंड में, कणों का महत्तम वेग होगा। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हमें बतानी है। सबसे पहले दिया क्या गया है उसको देखिए, तो दिया है हमारे को y बराबर 5 साइन अंडर ब्रेकेट 100π t - 2π एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक आपको याद होगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है, वीपी पार्टिकल वेलोसिटी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy/dt, ठीक है, dy/dt। अब इसको हम y जो है कर लेते हैं, dy/dt इसका मान रखते हैं और dt के सापेक्ष में करते हैं। तो पहली बार में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो पहली चीज़ आ जाएगी y का मान दोबारा से हम लिखते हैं, तो y बराबर मेरे को क्या मिलेगा, तो ये dy/dt अगर मैं करता हूँ y को, तो ये y का मान क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 cos, क्योंकि 5 तो 5 रहेगा कांस्टेंट है, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रेकेट वाली चीज़ जो है हमारा 100πt - 2πx, ये आ गया। अच्छा, अंदर वाले को फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अंदर वाले को फिर से करेंगे तो देखो टी तो आपका 1 हो जाएगा, टी के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहाँ पे टी जो है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, 100π बचेगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100π। अच्छा, 2πx जो ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी, तो इसका मान हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया हमने, dy/dt का मान y की रिस्पेक्ट में, y निकाल दिया। अब हमारे को क्या है कि सिंपलेस्ट वे में देखो, ध्यान देना, अभी मैं बोलने वाला हूँ, बस उसको समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब आपका ये वाला कोस जो है, ये वाली इतनी वैल्यू जो है आपको दिख रही है, ये वाली जो वैल्यू है, अच्छा मैं इसको फिर से लिख लूँ, अगर फिर से मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, इसको हम बाहर कर ले, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसान हो। देखो y = ये 100π है ना, तो इसको 5 से 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 500π, फिर कोस है हमारे पास में, यहाँ पे कोस है, कोस लिखा, ब्रेकेट में आपका वही है 100πt माइनस आपका 2πx, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीज़ तो। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे कि ये आपका ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अगर ये 1 हो जाए
क्या हो जाए, इसका मान 1 हो जाए, तो ये जो है हमारा क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यही बात है ना भाई, इसका मान 1 होगा तभी जाके ये मैक्सिमम होगी। तो अगर इसका मान 1 होता है तो मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये अगर 1 करते हैं, कोस जो है इसका मान 1 करते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, 500 पाई, क्लियर हुआ, मीटर पर सेकंड। तो अभी देखिए 500 पाई मीटर पर सेकंड, वेयर इज द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू पे पार्टिकल वेलोसिटी निकालने की बात कर रहा है। पार्टिकल वेलोसिटी जो हम dy/dt निकाल लेंगे, t के सापेक्ष में इसको कर देते हैं, तो t के सापेक्ष में ये आया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके y का मान जो 100 पाई है ना, 100 पाई को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 500 पाई। पहले से ही कोस वाला ये ब्रैकेट वाला पूरा चीज़ तो था ही मेरे पास, तो इसको हमने रखा, और हमें पता है कि कोस का ये मान जो है अगर 1 आ जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें। वही चीज़ हमें बतानी है कि ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसका मान 1 होगा, और एक मान इसका रखते हैं तो हमारे पास आ गया 500 पाई मीटर पर सेकंड। फोर्थ ऑप्शन जो इसका राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में क्या देखो, द डॉपलर इफेक्ट इज अप्लाइड फॉर। तो डॉपलर इफेक्ट किसके लिए होता है भैया, तो ये साउंड वेव्स के लिए भी होता है, लाइट वेव्स के लिए भी होता है, अलग दूसरे वेव्स के लिए होता है, बोथ फॉर साउंड वेव्स एंड लाइट्स वेव, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों दोनों के लिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो अंतिम प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। आपने अगर ये वीडियो ध्यान से समझ समझ के देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हुए होंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीकी से प्रैक्टिस खुद भी कर लेना। मेरे केवल प्रैक्टिस करवाने से नहीं होगा जब तक आप खुद अपने हाथों से लिख करके इसको सॉल्व नहीं करोगे। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, स्पीड यानी हवा में ध्वनि का वेग जो है वो होगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो है आर्द्रता बढ़ाने से बढ़ता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आर्द्रता बढ़ाने से ये बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ाने से बढ़ेगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा फिजिक्स का जो न्यू पैटर्न है उस पर आधारित 40 प्रश्नों की श्रृंखला, और आपका दूसरा सब्जेक्ट जैसे ही आएगा उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग, देखता हूं मैं आप लोग कितने एक्टिव होकर के इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, कितने पढ़ते हैं, कितने एक्टिव होते हैं चैनल पे, कितने चीज़ों को समझते हैं, तो आपके कमेंट और आपके रिस्पॉन्स के ऊपर जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट में अपलोड करूंगा विद डिटेल सॉल्यूशन, जैसे आपने इस वीडियो को देखा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जल्द से जल्द एक्टिवेट हो जाएं, अपने दोस्तों के साथ में पढ़ें, इन सब चीज़ों को सीखें। अभी बारीकी से अगर आपने बेसिक्स नहीं सीखे तो आगे जाकर के जो है प्रश्न पत्र को आप सॉल्व करने में बड़े ही टाइम लगाएंगे और प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।